खबर विशेष की ये खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में चंडीगढ़ शहर का एमपी यानी सांसद कैसा हो, इसी को लेकर के शहर के सभी वर्गों के प्रमुख लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि शहर का सांसद छित्तर मारने वाला हो या फिर काम करने वाला हो। इसी में आज दूसरी कड़ी को लेकर हम आए हैं, जिसमें प्रोफेसर निर्मल दत्त से बात की, जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के चेयरमैन हैं। इनसे बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि सीएचबी के 60,000 मकानों पर तलवारें लटकी हुई हैं। करीब 4 लाख लोग प्रभावित होने वाले हैं। हर दिन नोटिस देने का दौर चल रहा है। सालों साल बीत जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया। चुनाव जीतने वाले चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर चुनाव जीतते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो सुनते हैं आज दूसरी कड़ी में प्रोफेसर निर्मल दत्त को। दत्त साहब। हाँ जी, मधुकर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो प्रश्न उठाया है कि शहर को कैसे एमपी की ज़रूरत है, तो मेरी तो इसके बारे में हमेशा कन्विक्शन है कि जो एमपी है वो लोगों का लीडर होता है, वो ब्यूरोक्रेट नहीं होता। लेकिन हम शहर में ऐसा एमपी चाहेंगे जो ब्यूरोक्रेट ना हो, जो एक लीडर, पीपल्स लीडर होना चाहिए। और देखो, ये मेरा इतने सालों में मैंने देखा है कि कई बार हमारे जो एमपी होते हैं, वो जब हम उन्हें मिलते हैं तो वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा सुनाने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर ये प्रॉब्लम है और आपके लोगों की प्रॉब्लम है तो लोगों का एंगल क्या है। मेरी ये प्रॉब्लम रही है, मैं जब भी इनसे बात की है तो ये हमें बताएंगे जी आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। दिस इज द लैंग्वेज द ब्यूरोक्रेट। तो मैं फिर इनको कहता होता हूँ कि देखिए, आप ब्यूरोक्रेट की बात हमारे साथ मत कीजिए, मतलब यू आर द लीडर्स ऑफ द पीपल। आप ब्यूरोक्रेट्स ने क्या करना होता है, उन्होंने तो जो प्रिवेलिंग रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना है, और आपने अपने लोगों की ज़रूरतें देख के नए लॉज बनाने होते हैं। दिस इज योर रोल। तो ये जो बाई लॉज हैं जिसमें चंडीगढ़ के 4 लाख लोग फंसे हुए हैं, ये सदियों पुराने हैं, और बोर्ड ने जो लोगों पर डिसिप्लिन लगाता है उसने सबसे पहले ये वायलेट किए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि चंडीगढ़ में जो बाई लॉज हैं उनका सबसे बड़ा वायलेटर सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड है। मेरे पास एविडेंस है। इन्होंने जो वो वायलेशन भी क्या है कि जो इन्होंने हाउसेस की डायमेंशंस प्रॉमिस की थी, जैसे छोटे कमरे का क्या साइज होना चाहिए, किचन का क्या साइज होना चाहिए, बाथरूम का क्या साइज होना चाहिए, इन्होंने रूल बनाए थे उससे कम साइज के लोगों को हजारों मकान दिए हैं। सो चंडीगढ़ में सबसे पहला वायलेटर जो है वो हाउसिंग बोर्ड है, नंबर 1। और दूसरा, फिर हाउसिंग बोर्ड जो ऐसी एजेंसी है कि जिसने पैसे बनाए लोगों ने, इन्होंने डट के, और इन्होंने लोगों को गाइड ही नहीं किया। लेफ्ट एंड राइट लोग जो बेचारे बनाते चले गए और लोग फंस गए। तो और देखो, और ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जो चाहे वो ये जो आपके काउंसिलर लेवल के हों या एमपी लेवल के हों, ये तो इनको तो चाहिए था कि ये लोगों को गाइड करते, लोगों को ये अनुशासन बताते लोगों को क्या है। इन्होंने भी कोई परवाह नहीं की। मैं तो कहता हूं, जब मैं ये नीड बेस्ड कमेटी का मेंबर था तो मैं उनको कहता था कि देखो, आप लोगों को टारगेट बना रहे हो, लोगों को क्रिमिनल मानते हो। देयर आर 3 पार्टीज। लोग हैं जिन्होंने ज्यादती की है, लेकिन आप हाउसिंग बोर्ड वाले जिन्होंने पैसे खाए हैं और लोगों को बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं दी है, और पॉलिटिकल लीडर हैं। मैं तो उनको अंग्रेजी में कहता था कि यू पीपल फॉर नोट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स फॉर वोट्स। आपने लोगों को गाइड नहीं किया, आपका वोट में इंटरेस्ट था, उनका आपका नोट में इंटरेस्ट था, लोग बेचारे गलतियां करते चले गए। और अगर आप हो गई हैं, अब देखिए मधुकर जी, आप देखेंगे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एक फीचर देखो। आपने दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी देखी है जो अपने रिकॉर्ड में ये माने कि 98% लोग वायलेटर्स हैं? ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक ऐसी अकेली एजेंसी है सारी दुनिया में जो अपने रिकॉर्ड पे मानती है कि हमने पिछले 40 साल में 98% लोगों को वायलेशन करने दे दी। देखिए, ये एजेंसी है। और देखो, सबसे बड़ा अपराध जो है ये इन लोगों का है जिन्होंने लोगों को गाइड नहीं किया। और पॉलिटिकल लीडर, जैसे आप मुझे बता रहे थे, हमें ऐसे लीडर चाहिए जो लोगों की इस दशा को समझें और ये जो समझें कि लोग इस स्थिति में कैसे फंस गए हैं, और इन लोगों के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन से नए रूल्स बनाएं, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में हमारे साथ बात करें। तो हमें ऐसे लीडर चाहिए, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो कोई एमपी हो, जो लोगों की दशा के कारणों को समझता हो और उसके बारे में एक नया प्रोग्राम बनाकर लोगों को राहत देने में विश्वास रखता हो। मधुकर जी, ये मैं मानता हूं। जिस तरह से आपने
बताया कि हाउसिंग बोर्ड के साथ क्या क्या हुआ है। पिछले 3 या 4 टर्म पवन कुमार बंसल यहाँ से सांसद रहे। उन्होंने आपके साथ यानी जनता के साथ कौन सा काम किया जो याद करें लोग? अगर अच्छा काम करते तो शायद वो हारते नहीं लगातार 2 बार। तो सांसद के तौर पे आपके यहाँ किरण खेर आ गई। आपको पता होगा कि यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, या तो फिर राजनीति समझ नहीं पाती, नहीं तो कोई छित्तर मार दे और एक भी आवाज ना उठे। दूसरी तरफ 3-4 टर्म रहने के बाद भी काम ना करे और जनता चुप बैठी रहे। तो क्या सिर्फ हमें उतारना चढ़ाना, किसी को उतार दिए किसी को चढ़ा दिए? मोदी साहब ने कह दिया कि आप वोट दीजिए तो हमारी झोली में वोटें आ जाएंगी। सही बात है कि मोदी साहब को तो एमपी मिल गया यहाँ से, लेकिन जनता को क्या मिला पिछले 25-30 साल में? हाँ मधुकर जी, देखो मेरी इसके बारे में असेसमेंट ये है, आपको पता है कि हमारी फेडरेशन तो आज तक पॉलिटिकली न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। मैं इसे एक सोशल मूवमेंट मानता हूं और हम अपने मंच पे इन सभी पार्टियों को हम बुलाते रहे। आप जैसे आपने पवन बंसल जी से तब बात शुरू हुई तो, लेकिन तब धवन भी आया करते थे, सतपाल जैन भी आया करते थे। और देखो इन्होंने मेरा और लेटेस्ट आप देखिए, अगर आप किरण खेर की बात करते हैं, किरण खेर ने मेरा ख्याल है चंडीगढ़ में ये उसने एक अच्छी पहली बात ये की कि उसने एक नीड बेस्ड कमेटी उसने गठित करवाई। कि लोग किसने? किरण खेर ने। तो एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई जी जो वहाँ यूटी गेस्ट हाउस में, और उसने पहली बार एक फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्या हो रहा था कि लोगों की 2001 में मालकी की प्रॉब्लम तो हल हो गई थी, लेकिन ये जो नीड बेस्ड चेंजेस तब जो लोगों ने कर ली, जिसके कारण मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलिटिशियन ने वोट के कारण उनको रोका नहीं और हाउसिंग बोर्ड ने नोट बना के उनको रोका नहीं। तो तब तक मधुकर जी 2 समस्याएं जो इनसे अभी तक एड्रेस नहीं हुई। वो समस्याएं क्या हैं कि एक तो एक्सेसिव एरिया है, चाहे वो विद इन प्लॉट हो चाहे वो आउटसाइड प्लॉट हो, एक तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा कुछ परसेंट लोगों ने 4-5% लोगों ने इनसिक्योर स्ट्रक्चर बना लिए हैं। ये 2 प्रॉब्लम है। अब इन दोनों को एड्रेस का इन्होंने कभी इन दोनों को एड्रेस ही नहीं किया। इन्होंने बार बार एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरी नोटिफिकेशन, फिर तीसरी नोटिफिकेशन चलती रही। और फिर नीड बेस्ड कमेटी पहली बार, ये किरण खेर, मैंने उनको तब भी बताया था कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि चलो एडमिनिस्ट्रेशन और हाउसिंग बोर्ड और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। तो वो कमेटी बनी। तो मैं देखो मधुकर जी, मेरा क्या ये जो कमेटी है इसने कुछ काम भी किया सिर्फ आईवास के लिए कमेटी का गठन हुआ? बिल्कुल नहीं, ये आईवाश साबित हुई बाद में। इसका कारण क्या था कि ये जो हाउसिंग बोर्ड ने जब वो कमेटी बनाई तो हाउसिंग बोर्ड ने एक कमिटमेंट की थी कि अलग अलग स्कीमों में अगर लोगों ने 50% से ज्यादा चेंजेस कर ली हैं, जैसे ये मकान है, ये LIG मकान है ओल्डेस्ट, इसमें 3000 लोग रहते हैं, 3000 मकान है ये। फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम नहीं था, लेकिन 100% लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम बना लिया है। बोर्ड ने ये टर्म ऑफ रेफरेंस रखी थी कि अगर 50% लोगों ने भी कोई चेंज कर ली होगी तो हम बाई लॉज को स्ट्रेच करके उसे पास करेंगे। ये दिस वाज द पॉजिटिव पॉइंट जहां से वो बात शुरू हुई थी। उन्होंने एनक्रोचमेंट वाले लोग बाहर निकाले हुए थे, लेकिन इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग मैंने एनक्रोचमेंट वाले लोगों को बीच में डलवा दिया, क्योंकि वो तो 35% है। 20,000 मकान ये वो हैं जिनको ये एनक्रोचमेंट कहते हैं। मतलब उनको भी मैंने कहा कि इनका भी इशू डिस्कस करो। तो वो जो रिपोर्ट गई, देखो मैं तो अब तक मधुकर जी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेसिव कवर्ड एरिया और सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसका हमें फिर एक सोल्यूशन मिल गया बड़ा जबरदस्त। वो 1919 का दिल्ली सोल्यूशन है जो वहां पे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने इंप्लीमेंट करवाया था, वो फिर हमारे पास आ गया। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। और हमने फिर इनको, हम तो वही कह रहे थे इनको भी आप वो यहां पे लागू करो, लेकिन मधुकर जी वो जो मीटिंग, वो जो रिपोर्ट गई, उस रिपोर्ट में मेरी डिसेंट है, मैंने वहां पे अपनी डिसेंट रखी, क्योंकि हम तो ये सोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन वो जो बोर्ड ने बी करके भेजा, वो चीफ आर्किटेक्ट ने वो काट दिया। फिर इन्होंने कहा था बाई स्ट्रेचिंग द बाई लॉज, उसने फिर वही बात लगा दी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बाई लॉज। सो वो सारी 8 महीने की एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो गई। ये उसका ये नतीजा निकला, ये जीरो हो गए। आप जैसे पवन बंसल के बारे में करें, आप काफी नजदीकी माने जाते थे पवन कुमार बंसल के, और आज आप उस कमेटी को लेकर के भी किरण खेर की तारीफ कर रहे हैं।
दोनों का लाभ क्या मिला? और ये भी बताएं कि कितने मकान अभी हैं जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। मैं देखो मेरी बात सुनो मधुकर जी, मैं सीधी बात बताऊं कि ये जानते हैं, किरण खेर भी जानती है, पवन बंसली जानते हैं, मैं उनके उनमें नहीं हूं, मतलब आप देखते नहीं हो, सुनो, आप तो यहाँ पे इतने आप सज्जन हो चंडीगढ़ में। मुझे बताओ, मुझे पवन बंसल ने क्या दिया आज तक, या मुझे किरण खेर ने क्या दे दिया? ये तो आप बताएंगे, मैं तो मुझे क्योंकि क्या दिया मुझे दिखा के तो देगा नहीं। नहीं ठीक है, नहीं सुनिए, मतलब देखो, अगर तो मुझे पैसे दिए हों, अगर मुझे चेक दिए होंगे तो वो तो आप नहीं जान सकते। वो तो मैं नहीं कह रहा कि चेक, लेकिन नहीं, उसका भी इलाज है। अगर इन्होंने मुझे कुछ दिया, मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, सीधी सी बात है। मैं पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं लाभ कहने का मतलब सीएचबी को क्या लाभ? दूसरी बात, मैं आपसे कुछ नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो मधुकर जी आपकी तरह हूं। मुझे ये लोग पता क्या करते हैं, ये जो पवन बंसल का ग्रुप है, ये मुझे कहता है ये बीजेपी का आदमी है। जो बीजेपी वाले लोग हैं वो मुझे कह देंगे ये कांग्रेस का आदमी है। और आजकल एक तीसरी पार्टी आ गई, आप पार्टी। मैं हैरान रह गया कि मेरे घर पे उन्होंने, वो आए, आप पूछ लेना प्रदीप छाबड़ा जी को, उन्होंने दे आल्सो 102 के जी आप आ जाओ, लेकिन मेरा तो गोल ही और है। और बाद में वो मुझे कहने लग गए कि ये तो बीजेपी का आदमी है। तो मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे पता है कि मैं आपको पुराना जानता हूं, आपको भी ये कहेंगे, आपको कांग्रेसी कहें, बीजेपी का है, कांग्रेस, और ये आप कहें, ये मेरे, देख सुनिए, मुझे भी लगता है कि आप पवन बंसल के आदमी हैं। आपको लगता है ना, देखो आपको लगता है, फिर आपको लगता है, लेकिन यू वुड बी सरप्राइज। देखो ये वैसे मजाक नहीं, ये मजाक ही नहीं, आप बिल्कुल, मुझे तो क्या देते हैं, मुझे तो बीजेपी वाले क्या देते हैं, ये कहिए पवन बंसल का एजेंट है। तो मैंने इनको स्टेज पे जवाब दिया हुआ है कि सुनो बात, कि मैं ना पवन बंसल का एजेंट हूं, ना मैं आपके किसी संजय टंडन का एजेंट हूं, हम तो लोगों के घरों के एजेंट हैं। ये तो देखो मधुकर जी, बिल्कुल सही। हाँ, हम तो उनके एजेंट हैं, हम तो उनकी। अब सुनिए, मैं इनको बार बार मैं इनकी पार्टी, आज तक मैं इनकी किसी पार्टी में क्यों नहीं हूं, या मैं इनमें नजदीक क्यों? आपको तो पता है, पैसे तो चलो ये क्या देंगे लोगों को, ये लोगों को ना, जो मेरे जैसे लोग, पैसे की तो बात भी नहीं आनी। नहीं, मैं आपको बता दूं, जो सोशल वर्क, जैसे देखो ना, हमारे शहर में एक फॉसबैक है, एक हमारी वो जो है, वो जिसको आप कहते हो, जो पुरी साहब ने बनाई है, उसको क्या कहते हैं हम, वो जो दूसरी, हाँ, क्राफ्ट। तो सुनिए, ये सज्जन जो है ना, जो इन संस्थाओं में काम करते हैं, इनमें से मोस्ट लोग ये सिर्फ वही करना चाहते हैं जो पॉलिटिशियन के, किसी को कोई हाउसिंग बोर्ड की मेंबरशिप मिल गई, किसी को कोई नॉमिनेशन काउंसिलर, किसी को, आप देखिए सर, मैं यहां पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि आज हम देख रहे हैं कि जो भी पदाधिकारी बन रहे हैं, चाहे किसी भी एसोसिएशन से हो, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे वो कर्मचारियों से जुड़े हुए एसोसिएशन हो, या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, जो पदाधिकारी बनते हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो जाकर के फिर बाद में पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं, और इस वजह से अपनी जो आवाज़ बुलंद करने वाली बात होती है, जो हम डिमांड रखते हैं, जो वायदे करके जाते हैं हमारे नेता, उसको हम पूरा नहीं करवा पाते। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। ये जो देखो, मैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग काम करते हैं, इनके एम्बिशन पॉलिटिकली होते हैं, ये कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, या तो ये नॉमिनेटेड काउंसिलर बनना चाहते हैं, या ये कोई पद लेना चाहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, मतलब आप तो शहर में रहते हैं, जो फॉसबैक होती थी उसको प्रो कांग्रेस माना जाता था, ठीक है ना, माना जाता था, और उसमें देखो अपने वो सांगी साहब कितने एक्टिव थे, वो नॉमिनेटेड काउंसिलर रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो क्राफ्ट बनी है, यहां पे आप देखो पुरी साहब जो हैं चेयरमैन, वो बोर्ड के मेंबर, वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मेंबर हैं। तो ये आपकी बात ठीक है। देखो, इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहेंगे कि हमें किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर कोई पद मिल जाए, या हम कार्यकर्ता बन जाएं, पदाधिकारी बन जाएं, वो जिस एसोसिएशन में काम करते हैं उसको तोड़ करके भी चले जाते हैं। नहीं, चले जाते हैं। मेरी फेडरेशन को तोड़ने की कोशिश हुई है। हमारी ये जो CHV रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन है, एक बार इसको तोड़ने की सीरियस कोशिश की गई, एक बार नहीं 2 बार। पहले एक बार हुई, जो मेरे साथ का एक बड़ा प्यारा, मतलब मेरा साथी था, वो चला गया पहली बार। और दूसरी बार जब हमने काम फिर चला लिया, हमारा काम, लोग इकट्ठे होने लगे, मैं तो आपको याद है, हम याद रखेंगे, रैलीज करते हैं, तो तब इन्होंने एक और छोटा सा ग्रुप, ये इन्होंने किया, ये जो रूलिंग पार्टी अब की है, इन्होंने एक और उसको भी तोड़ने की कोशिश की, मकान बचाओ समिति।
इन्होंने बनवाई उसमें से। लेकिन सुनिए, ये करते हैं इस तरह, ये लोगों को पता नहीं इनको क्या तकलीफ हो जाती है, इनको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इनको, आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, लेकिन ये लोग करते हैं, ये बार बार लोगों में स्प्लिट क्रिएट करते हैं, अपने ग्रुप बनाते हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है। मैं अब वही आपको उस बात का जवाब दे रहा था कि पवन बंसल का मैं नज़दीक हूँ या किसका हूँ, मैं इनमें किसी आप इनका अगर ये तो साबित है ना, अगर मैं इनमें से किसी के भी पास होता तो मुझे भी ऐसे लाभ मिले। तो मैं देखो, आप मुझे जानते हो, मैंने 1992 से मैंने फेडरेशन शुरू की है, तो मैं तो कब का, मैं तो काउंसिलर भी बन चुका होता, मैं तो नॉमिनेटेड काउंसिलर, मैं तो हाउसिंग बोर्ड का मेंबर भी बन चुका। लेकिन आप देखिए, मैं आई एम नोवेयर, क्योंकि मैं इनके ये वही है। ये मैं एक चीज सजग करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि मैं नॉमिनेटेड काउंसिलर बन जाता, कुछ और भी बन जाता, यहाँ के लीडर जो यहाँ की जनता है या कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी बनते हैं, उनके लिए समझाने की बात जरूर है कि आप यहाँ काउंसलर बन सकते हैं, अधिक से अधिक मेयर बन सकते हैं, आपके ही नेता आपको जीरकपुर से पार होने नहीं देगा, ये तय बात है। इसलिए अगर काउंसलर पार्षद ये सब बनना है तो फिर तो आप जो भी कर सकते हैं, वैसे आपको को ना तो इससे कोई लाभ है ना समाज को लाभ है। ये इनको सर मधुकर जी लाभ, मैं तो सोचता हूं एमपी तो बनने देगा नहीं। सुनो, एमपी तो दूर की बात है, लेकिन मैं अपने उन साथियों से भी पूछता हूं कि जो इनकी मेहरबानी से कोई ऑफिस ले लेते हैं, कोई बोर्ड का मेंबर बन गया, कोई काउंसलर बन गया, क्या दशा रहती है उन लोगों की, आपने देखा है कभी? वो जबकि चाहिए ये कि बोर्ड का नहीं, बल्कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन के लिए, जैसे हमें जानकारी थी कि कुछ डिपार्टमेंट के लिए चेयरमैन जो है यहाँ के लोगों को लगाए जाने थे, जिसको कुछ नेताओं ने इसको सत्यानाश करके छोड़ दिया कि ताकि मेरे पास ही आते रहे, सीधा वहां ना जाए। बिल्कुल, देखो ये जो बोर्ड है, आपको जैसे आप दूसरी सीटों में देखते हो, बोर्ड या कारपोरेशन के जो हेड्स होते हैं वो पब्लिक मैन होते हैं ना। ये चंडीगढ़ में इन्होंने ऐसे करवा दिया। अच्छा, एनी हाउ, लेकिन मैं तो ये बात बताता हूँ कि जो लोग अगर मुझे कोई पॉलिटिकल माने या कोई कुछ कहे, तो मैं तो इनकी दुर्दशा देखता हूँ। देखिए, आपने देखा है कि ये जो काउंसलर हैं, ये जो इनका क्या हाल है, जब कोई इलेक्शन आता है, जैसे भेड़ें होती हैं, जैसे बकरियां होती हैं, इनको पकड़ के कोई कहां पे ले जाके इकट्ठे रख रहा है, कोई कहीं पे रख रहा है। इनकी तो ह्यूमैनिटी भी लूज होगी मधुकर जी। कभी राजस्थान, कभी हिमाचल, कभी कहीं, कभी कहीं। क्या ये यू हैव कंप्रोमाइज योर ह्यूमैनिटी। इवन पॉलिटिक्स इतनी गंदी, मतलब इतने गंदे लेवल पे जो लोग ले आए हैं कि वो तो ये तो लोगों की ह्यूमैनिटी भी इन्होंने रॉब कर ली, वो भी चोरी कर ली। मैं तो इनमें से किसी भी पॉलिटिशियन के साथ मैं तो क्या जाऊंगा या उनको कैसे नजदीक होऊंगा, क्योंकि मैं इनकी दुर्दशा देखता हूं। इनके ये जो लेफ्टिनेंट जो हैं, जो अपने ये काउंसलर बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, उनकी तो ह्यूमैनिटी भी दे हैव रॉब्ड देम ऑफ देयर ह्यूमैनिटी आल्सो। उनको भेड़ों बकरियों की तरह ये ताड़ के रखते हैं। ये बात है। हाँ, दूसरी बात एक और सुनो, और ये जो बड़े लीडर हैं, एमपी आपने नाम लिए, किरण खेर के लेवल का, संजय टंडन, पवन बंसल के लेवल का। सर, भीष्म पितामह की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भीष्म पितामह जब वो जो तीरों की सेज पे मर रहा था, तो कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आप इससे कोई नसीहत लो इससे जाके। वो जो पांडव नसीहत मांगने लगे तो द्रौपदी हंसने लगी। तो वो भीष्म पितामह कहता है कि आप क्यों हंस रहे हो? वो कहती कि तू इनको एडवाइस देगा, तू जब भरे वो सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, तू तो चुप बैठा था, सर झुकाए, तू इन्हें नसीहत देगा? तो वो देखो, भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तू बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है कि अब इतने दिनों में वो जो लहू, वो मैंने वो जो कौरव थे उनका नमक खाया था, वो नमक जो था उसके कारण मेरी बुद्धि जो थी वो भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन अब वो खून मेरी रगों से निकल गया है। अब मैं देख सकता हूं कि सही क्या है, बात गलत क्या है। मैं तो ये इनके बड़े लीडर जो हैं, जैसे जो एमपी लेवल का सपना देख रहे हैं, मैं तो सोचता हूं कि वो पता नहीं वो उन्होंने कौन सा नमक खाया, वो नीचे सब किस्म की करप्शन टॉलरेट कर रहे हैं और कुछ उसे चेक ही नहीं कर रहा। अब जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे हुआ है, अब आपने देखा नहीं। और वो मुझे बताओ कि ये जो अपने आप को मतलब ये सोचते हैं कि मैं एमपी बन जाऊंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा, ये इनका हाल तो वो है। इनको सबसे बड़ी बात है कि एमपी बनने के बाद सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, भाषा एक जैसी हो जाती है कि प्रशासन नहीं सुनता है। बिल्कुल, ये कांग्रेस के जो एमपी थे उन्होंने भी कहा, और बीजेपी वाले ने तो ये तो कहा ही कहा, साथ के साथ तो छितर भी। मैं दो कारण मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर ये पॉलिटिकल नेता जो हैं ये ब्यूरोक्रेट को कन्विंस नहीं कर सकते, दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि शायद इनमें
उनको उनको कन्विंस करने की योग्यता ही नहीं है। वेरी मतलब मैं इसके बारे में बड़ा स्पष्ट हूँ। हम भी ब्यूरोक्रेट से मिले हैं और मुझे बड़ा प्लेजेंट मतलब मेरा अनुभव है कि ब्यूरोक्रेट्स ही सीज रीजनेबल आर्गूमेंट्स, वो उसे समझ जाते हैं एकदम। तो लेकिन मैं दो कारण मानता हूं। एक तो मैं ये मानता हूं कि प्रोबेबली शायद उस योग्यता की कमी है जो चाहिए ब्यूरोक्रेट को कन्विंस करने की, नंबर 1। और दूसरी, ये लोग वो ब्यूरोक्रेट से कुछ फेवर्स ले लेते हैं, वो उसके कारण भी ये मतलब ब्यूरोक्रेट पे वो क्योंकि ये उनसे कुछ फेवर्स ले लेते हैं, वो भी इनकी वीकनेस हो जाती है। इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दा क्या होगा चंडीगढ़ शहर के लिए आपके हिसाब से? देखो, मैं तो मुद्दा मधुकर जी वही मानता हूं। देखो, एक तो 4 लाख लोग जो चंडीगढ़ हाउसिंग जो फंसे हुए हैं और जिनके लिए इतना खूबसूरत दिल्ली सोल्यूशन पड़ा है, कितने मकानों पे तलवारें लटकी ये भी बताओ। ये तलवार मैं आपको बताऊं 98% वायलेटर्स हैं, तो उनमें कभी भी किसी को भी नोटिस आ सकता है। सभी मतलब दे लिव इन स्ट्रेस। आ सकता है या आ भी रहा है? नहीं, अब आ भी रहा है, बहुत जगह आ भी रहा है। जब मतलब लोगों को हजारों की तादाद में लोगों को नोटिस मिले भी हैं। और अभी रिसेंटली देखो ना, लोगों को बकायदा अखबारों में ये नोटिस लगा के उन्होंने कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट हमें दो। दे आर अंडर, वो जो लोग हैं दे आर अंडर टेरिबल स्ट्रेस। तो देखो 60,000 मकानों में रहने वाले लोग, इनको राहत मिल सकती है। दिल्ली सोल्यूशन मधुकर जी इतना कमाल का सोल्यूशन है, ये नहीं मानते थे। मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस बात को सुनने को तैयार नहीं था। इंसिडेंटली मुझे मीटिंग मिल गई बदनौर साहब के साथ, वो क्योंकि वहां भी मेरा वो एडीसी बन के आया, जो पूर्व राज्यपाल उस टाइम राज्यपाल रहे, वो मुझे भी मीटिंग इसलिए मिल गई। वो एडीसी बन के जो आया वो मेरा स्टूडेंट था पुराना, ही न्यू मी, और उन्होंने मुझे वो मीटिंग ले दी उनके साथ। 1 मिनट में बदनौर साहब ये बात समझ गए कि दिल्ली सोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। और देखना, अभी अखबार निकाल के देखना, उन्होंने ही रोट टू द हाउसिंग बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि दिल्ली सोल्यूशन को वैल्यूएट करो। बिल्कुल चर्चा हुई थी, चर्चा। हाँ, लेकिन इन्होंने वही झूठ बोल दिया कि जी हमने तो कमेटी बनाई थी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव था और हमने कंसेशन दे दी। मैं गया, आई कन्फ्रंटेड गर्ग। मैंने गर्ग को बताया झूठ मत बोलो, 2 झूठ बोल रहे हो मिस्टर गर्ग। नंबर 1, आप ये नहीं बता रहे लोगों के जो आपने कमेटी बनाई थी 50% जो आपने कंसेशन देनी थी, वो तो आर्किटेक्ट ने निगेट कर दी। आप लोगों को बताते नहीं हो, नंबर 1। और दूसरा, आप लोगों को बताते हो कि मेरी तो डिसेंट है आपकी रिपोर्ट पे। आप कैसे कहते हो कि मेरी सहमति है? वो पता, मैं हैरान रह गया। वो कहने लगा कि सर हमें तो जो ऊपर से होता है उसके साइन करने पड़ते हैं। दिस इज व्हाट दैट गर्ग सेड। और हाँ, एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा मैं कि हाउसिंग बोर्ड में मकानों को नोटिस ना आए या दिल्ली के तर्ज पर समस्या का जो समाधान है वो हो, इसके लिए 30-40 दिन, हमें 40 या 45 दिन आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें लोग उम्मीद कर रहे थे कि शहर की सांसद आएंगी और वो जूस पिला करके इस अनशन को तोड़वाएंगी। तो सांसद आई थी क्या? नहीं, मैं उस धरने में शामिल नहीं था, क्योंकि मेरी सुनो, तभी नहीं आई होगी या आई थी? नहीं, उनका क्या कारण है वो उनसे पूछे, वो आपको बताएंगी कि वो क्यों नहीं आई। लेकिन मेरा वो जो ग्रुप जिसने धरना दिया था ना, वो ग्रुप था जो हमारे साथ हमसे टूट गया। मेरा तो मधुकर ये मेथड ही नहीं है। मैं तो देखो, मैं ना कभी रास्ता रोकूंगा, ना किसी का मुर्दाबाद कहूंगा, ना अनशन रखूंगा। मैं तो अपनी वोटर स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। मैं तो अपने 10,000 लोगों को बिठाऊंगा, वो किसी की भी तकदीर बना देंगे या बिगाड़ देंगे। मेरा तो मेथड ही भी रहा है। वो जो ग्रुप जिसकी आप बात करते हो, वो ग्रुप तो नहीं पता मुझे मुझे पता है। देखना वहां कौन जाते थे। मुझे तो था कि हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले, मकान में जो रह रहे हैं वो लोग। नहीं, हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले वो लोग हैं, हमारे लोग हैं। लेकिन वो जो उनको गाइड कर रहे थे वो ये क्राफ्ट हेड वाले थे। वहां देखना जाके कौन वहां, जब चलो जो किरण खेर थी वो तो जूस पिलाने के लिए क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले देखना कौन वहां गया था। वहाँ मिस्टर पुरी उसको लेके जाते थे, वो जो पिछले मेयर रहा, जो मतलब चंडीगढ़ का मेयर रहे, ये लीडर वहाँ पे जाते थे, सभी यही जाते थे वहाँ पे। तो मैं वो मतलब वो उसके साथ मेरा, क्योंकि वो मेरा मेथड नहीं है। मैं तो उनको भी कहता हूं कि यार चलो, हजारों लोग बैठते हैं, देखो क्या बनता है, मतलब वो। लेकिन लोग जो हैं, एक तो वही बात है कि पॉलिटिक्स बीच में आ गई है। इस बार चुनाव में जो फेडरेशन है आपका और जो चेयरमैन है निर्मल दत्त साहब, क्या रोल रहेगा? क्या फिर वही याद दिलाएंगे और फिर वही ढाक के 3 पात आपके हाथ लगेंगे, या कुछ और करने की तैयारी? मधुकर जी, ये देखो, पहली बात, जब आप देखना, कभी आज तक तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जब कोई इलेक्शन शुरू होता है, आप मुझे किसी भी इलेक्शन में कहीं नहीं पाएंगे। लेकिन इस शहर में, इन सेक्टरों में
मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। एटलीस्ट 500 से लेके 1000 जो लोग हैं वो एक आइडिया से जुड़े हुए हैं। आइडिया पता क्या है? हम याद रखेंगे, हम याद रखेंगे। हमारा एक ग्रुप है, उसमें हम यही कह रहे हैं कि हम याद रखेंगे। अब सुनिए, एक जो क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा उसमें 1000 वोट अगर इधर की जगह इधर हो गई, आप अच्छी तरह देखना क्या हो जाएगा। लेकिन हम किसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, हम तो हमारी वही बात कहेंगे, हम याद रखेंगे, हम याद रखेंगे, दैट्स ऑल। अब देखना कभी भी, मैं तो कभी देखो हम क्यों। अच्छा, कुछ एक पसंद बताएंगे? जैसे कांग्रेस से 2-3 लोगों के नाम चल रहे हैं, मनीष तिवारी, पवन कुमार बंसल और एच.एस. लक्की। और भाजपा से भी सत्यपाल जैन साहब और किरण खेर, ऐसे नाम सुनने को मिल रहा है। क्या लगता है इसमें कोई पसंदीदा है लोग? देखो मेरी मैं इनको इंडिविजुअल, जैसे आपने ये कल सवाल पूछा था वो अपने क्या जो सज्जन विजय जी से, देखो मैं इन सभी को जानता हूँ, सभी से मिला हुआ। इनका जो आज तक काम करने का तरीका रहा है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। जो जितने भी आपने नाम लिए हैं ये दे आर वेरी काइंड। देखो ये हमारे कहे से आ जाते हैं, लेकिन अब तो ये इतनी दुश्मनी पैदा हो गई है कि एक स्टेज पे ये इकट्ठे नहीं होते, इतना लेवल डाउन आ गया। तब तो आपको याद है, तब तो 1920 तब तो मतलब पवन बंसल और धवन और सतपाल जैन आ जाया करते थे। आजकल तो इनमें इतनी एनिमिटी हो गई है, जैसे एक दूसरे को पता नहीं क्या कर देंगे अगर इनको इकट्ठे कर लेंगे। तो सुनिए, मैंने ये सभी देखे हुए हैं, मैं जो जैसा इन्होंने आज तक किया है उस हिसाब से तो कोई उम्मीद नहीं लगती है, कोई उम्मीद नहीं लगती जिस हिसाब से जे आज। हाँ, ये पूरी कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने हमारी कई मदद नहीं की थी। हम जाते हैं तो जो इंटरवेंशन करके छोटी मोटी लोगों को ये राहत दिलवा देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सोल्यूशन के प्रति जो इनका, देखो सोल्यूशन के प्रति इन सभी का जो एटीट्यूड है वो वही है। ये उस सोल्यूशन को ना तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ना फिर ये उसको इंप्लीमेंट कराने का वादा कर रहे हैं। तो हमें तो यही फिर लगता है कि अगर हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जो समस्याएं हैं, अगर समाधान चाहिए तो फिर यहीं से जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इस मकान में रहने वाले हैं, वहीं से उम्मीदवार खड़े किए जाएं। क्योंकि जितने भी चुनाव अभी लड़ रहे हैं, जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं, सभी सेक्टर में रह रहे हैं जो समस्या इस तरह की नहीं है। तो फिर तो ऐसे ही एक उम्मीदवार खोजने पड़ेंगे जो हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे हैं। मधुकर जी, उम्मीदवार की बात सुनो, मेरी सुनो। आप उम्मीदवार नहीं है, एमपी सुनो मेरी बात। मधुकर जी, आप इतनी ज़्यादा होप उम्मीदवार पे लगा, यहाँ तो ये नहीं पता लगता कल को कौन किस पार्टी में चला जाएगा। मुझे सुनो, मधुकर जी, आप इतने एक्सपीरियंस लो, आप अनुभवी हो, आप अभी भी मतलब ये सोचते हो कि उम्मीदवार ये सब कुछ कर देगा। ये जैसे उम्मीदवार हैं, ये तो इनका पता नहीं कौन कब किस पार्टी में चला जाएगा। आजकल तो फर्क ही नहीं रहा, आजकल तो आप वाले भी ऐसे करने लग गए। तो ये छोड़िए बात, मुझे तो सुनो, मैं सच्ची बात बताता हूं कि इनमें से जो भी कोई दिल्ली सोल्यूशन वाली बात समझ ले और इंप्लीमेंट करवा दे, बात खत्म। वो इनमें से ही कोई कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम ये रही है कि ठीक है, ये हमारी स्टेज पे आ जाते हैं, वादा भी कर देते हैं और छोटी मोटी लोगों को नोटिस के इशू में राहत भी दिलवाते हैं, लेकिन ये वो सोल्यूशन को समझ के उसको ब्यूरोक्रेट से मनवाने में ये समर्थ है। इनमें से कोई भी ये करवा देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई और भी पार्टी हो, कोई भी उम्मीदवार है, इनसे यहाँ के लोगों के जो हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे हैं उनको कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद तब होगी जब कोई ऐसे करंट वाले लोग आए जो झटका दे करके काम करवा सकें और समस्या का समाधान ईमानदारी से निकालें। कुछ और उससे पहले वो देखो पब्लिकली कमिट कर दें, या कहीं अपने किसी सेंट्रल लीडर से ये यहाँ पे कहला दे कि जी हम दिल्ली सोल्यूशन इंप्लीमेंट कराएंगे। ये मेरा ख्याल है इनमें से, पता है क्या, मैं इनको कभी बार मैं कहता हूँ आप में से जो भी किसी आपके सेंट्रल लीडर में जो रियली मैटर करता है, उससे जो लोगों को एक एश्योरेंस दिलवा देगा कि जी जैसे ही हम जीतेंगे दिल्ली सोल्यूशन लागू करवाएंगे, तो फेवरेबल लेंगे लोग इस बात को। जो ये कह रहे हैं दत्त साहब, जिसकी हमें भी कोई उम्मीद नहीं है इन उम्मीदवारों से जो नाम आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। नहीं, मैं उम्मीद है, सुनिए, ये सभी सज्जन लोग हैं और ये आपको मेरा इनसे सभी यू बी सरप्राइज। मैं मधुकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जनता ये लोग सज्जन है, जनता दुर्जन है? नहीं, ऐसे नहीं कहते। जैसी जनता होती है ऐसी ये है। ये ऐसे लोग हैं, ये कोई इसमें ईवल या गुड की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनकी प्रॉब्लम के प्रति जो एंगल और एटीट्यूड बदल जाएगा तो ये करवा सकेंगे, लेकिन ये अभी बदला नहीं है।
बदला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद क्या मधुकर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।